जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज से हम लोग जो है यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स की टारगेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि आप लोगों की आधारित हैं, पूरी की पूरी विगत वर्षों के एग्ज़ाम पर आधारित हैं पूर्ण रूप से। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2024 परीक्षा के लिए संभावित टेस्ट सीरीज है और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, आज इस लेक्चर में केवल हम लोग बात करेंगे जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जाएगा इसमें कंप्लीट, और उसको अच्छे तरीके से हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, जिसमें आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा और जिसमें 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आइए इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी पेपर 1 को लेकर के पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमारा हिंदी का है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, पहला प्रश्न दिया है, विमुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, देखिए सबसे पहले समझिए कि विलोम शब्द कहते किसको हैं। विलोम शब्द कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, जो विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, कौन से? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द हम लोग कहते हैं, विलोम कहते हैं। तो यहां उसी ने वही चीज पूछी है हम लोगों से कि विमुख का विलोम शब्द क्या होगा। अब समझते हैं कि विमुख का मतलब क्या है। विमुख का मतलब होता है विरक्त। क्या मतलब होता है? विरक्त। विमुख का मतलब होता है विरक्त। विरक्त कह सकते हो या कह सकते हो उदासीन। उदासीन विमुख का मतलब है ये। अब इसका उल्टा निकालोगे, विलोम निकालोगे, तो विरक्त का उल्टा हो जाएगा अपना क्या? उन्मुख। उन्मुख यानी कि एक उत्साह से भरा हुआ। क्या? उत्साह से भरा हुआ। तो उत्साह तो उसमें है नहीं, अमुख है, प्रमुख है, उन्मुख है, और उनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया कि इसका जो अर्थ होगा विरक्त का, वो उन्मुख होगा। क्योंकि उन्मुख का मतलब क्या होता है? उन्मुख का मतलब होता है कि ऊपर की ओर मुख किए हुए, या ऊपर की ओर दृष्टि वाला कोई व्यक्ति हो, या किसी विशेष दिशा में या किसी स्थिति की ओर जाता हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि विकास की ओर बढ़ता हुआ या पतन की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमुख का विलोम उन्मुख। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसने पूछा है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो मैंने अभी विलोम तो आप लोगों को समझा दिया कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अज्ञ का मतलब, अज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, शून्य या फिर मूर्ख। क्या होता है अज्ञ का मतलब? ज्ञान, शून्य या फिर मूर्ख। या इसका विलोम या विपरीत शब्द देखें तो वो हो जाएगा अपना विज्ञ, प्रज्ञ, यानी कि ज्ञान युक्त। विज्ञ का मतलब होता है ज्ञान युक्त, प्रज्ञ का मतलब विद्वान। ठीक है ना, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञ। जैसे कि अल्पज्ञ दिया हुआ है, तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। बहुज्ञ। ठीक है, और जो बहुज्ञ दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। और जो सर्वज्ञ दिया गया है, सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और संपूर्ण टेस्ट सीरीज यानी कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि हम लोग 10 सामान्य हिंदी के टेस्ट डिस्कशन करेंगे और 10 हम लोग जो है जनरल
जो स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे और विगत 10 वर्षों के हम लोग लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। तो उनकी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड वाला, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का विलोम क्या होगा? देखिए, कृत्रिम का विलोम हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो कृत्रिम है, कृत्रिम एक तरीके से क्या होता है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव निर्मित। ठीक है, आर्टिफिशियल। तो इसका उल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहां ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, प्राकृत, असली, अप्राकृतिक, निर्मित। तो जानते हो आप लोग, इसका उल्टा निकालोगे तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम का उल्टा प्राकृत हो जाएगा, क्योंकि मैन मेड और नेचुरल। भाई जो प्रकृति संबंधी हो या प्रकृति का हो उसे हम लोग प्राकृत कहते हैं। भाई बोलचाल की एक प्राचीन भाषा कह सकते हो, या जो आर्य भाषा के जो मध्य युग की भाषा है उसको हम लोग कह सकते हैं प्राकृत भाषा, वो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्रिम का उल्टा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकूलन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो भैया आप लोग जानते हो कि अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है किसी के बिल्कुल सामर्थ्य में, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल, यानी कि बिल्कुल उसके विपरीत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अनुकूल ना हो, जो बिल्कुल खिलाफ हो। रुचि, वृत्ति, निश्चय, यानी कि इन सब के विरुद्ध हो, उल्टा पड़ने वाला कह सकते हो। ठीक है, तो विपरीतार्थक जो शब्द हैं उन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं। तो अनुकूल का अर्थ क्या होता है? जो मेल खाता हो, किसी चीज से बिल्कुल मैच करता हो, भाई मन के अनुरूप। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, यानी कि खिलाफ, विरुद्ध या फिर विपरीत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम है। किसका? उत्कर्ष का विलोम। उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है भाई? एक तरीके से देखोगे तो हम लोग कह सकते हैं इस चीज को कि जैसे अवनति हो गई या गिरावट आ गई, या हम लोग कह सकते हैं कि क्षय किसी चीज का, अपमान कह सकते हो, या हीनता कह सकते हो। उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब है एक तरीके से प्रकट होना है किसी चीज का। तो अपकर्ष यानी कि नष्ट होना, क्षय। अपकर्ष कह सकते हो यानी कि नष्ट हो जाना पूर्ण रूप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षुधा शब्द का विलोम है। क्षुधा शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन है तृण, तृष्ण, तृप्ति, मृग तृष्णा। देखिए, जो क्षुधा शब्द है और इस क्षुधा शब्द का जो मतलब है वो होता है भूखा, हंग्री, भूखा। और भूखा का विलोम शब्द निकालोगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भूखा का विलोम तृप्ति। क्या हो जाएगा? तृप्ति। भाई किसी भूखे को खाना खिला दें या पानी भी पिला दें प्यासे को, तो हम कहते हैं तृप्त हो गया, है ना। तो क्षुधित शब्द जो है और क्षुधित का विलोम निकालोगे तो वो हो जाएगा तृप्त। क्या होगा? तृप्त। क्या हो जाएगा? तृप्त। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो देखो दिया हुआ है तृष्ण, तृष्ण का मतलब क्या होता है? इसका जो विलोम निकालोगे तो वो हो जाएगा वृतृष्ण। क्या? वितृष्ण हो जाएगा इसका। ठीक है, जो मृग तृष्णा है इसका हो जाएगा वास्तविकता। क्या हो जाएगा? वास्तविकता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का मतलब है एक तरीके से, मतलब के कहने तरीके से मतलब वास्तविक नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काल्पनिक। और काल्पनिक का क्या हो जाएगा? वास्तविकता। क्या हो जाएगा? वास्तविकता हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्थान का विलोम शब्द है। किसका? उत्थान का विलोम शब्द है। देखिए उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान ऑप्शन दिया है उन्नयन, पतन, उत्कर्ष और अवनत। उत्थान का मतलब होता तरक्की करना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, उत्थान का जो विलोम होगा वो पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। यानी कि एक उन्नत अवस्था, वैभव या ऊंचा पद है कोई, या कोई मर्यादा है, इन सब पदों से या इन सब स्थितियों से मतलब कह सकते हो कि गिर करके बहुत नीचे स्तर की ओर आ जाना, या उसके नीचे आने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी को हम लोग पतन कहते हैं। उत्थान कहते हैं तरक्की को, और तरक्की का उल्टा हो जाएगा पतन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द है। वक्र, ये यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। वक्र, ठीक है, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द है। देखिए वक्र शब्द का मतलब क्या होता है? वक्र शब्द का मतलब होता है एक तरीके से टेढ़ा, टेढ़ा, या कह सकते हो आप लोग घुमावदार, घुमावदार। और इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? रिजु। क्या हो जाएगा? रिजु। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिजु का मतलब होता है बिल्कुल सरल, यानी कि सिंपल। क्या होता है? सिंपल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और जैसे यहां पे जो तिरछा दिया हुआ है, तिरछा का विलोम क्या हो जाएगा? तिरछा का मतलब सीधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा। टेढ़ा है, टेढ़े का भी सीधा हो जाएगा। और जो क्षुद्र है, क्षुद्र का क्या हो जाएगा? विराट, विशाल कह सकते हो, बहुत बड़ा कह सकते हो। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिजु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर, अनावृष्टि। तो याद रखिएगा, देखिए अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतिवृष्टि का अधिक वर्षा। क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा। इसका जो मीन्स होता है वो होता है अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। और अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? कि वर्षा का अभाव, कम वर्षा या सूखा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बताया कि अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? अनावृष्टि का मतलब होता है एक तरीके से अकाल कह सकते हो, सूखा कह सकते हो, या अवर्षण कह सकते हो, अवर्षण। ठीक, या कह सकते हो कि वर्षा का अभाव है, वर्षा का अभाव। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यथार्थ, और ये है और यथार्थ, तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी को ठीक कर लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है 10th क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लीजिएगा, इसमें असली होगा। ठीक है, इस मात्रा को हटा दीजिए, असली। तो यथार्थ, असली, सही और वास्तविक। यथार्थ, कल्पना, यथार्थ दोनों मैच मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को। काल्पनिक और यथार्थ यानी कि वास्तविक। कल्पना किसी चीज की और किसी चीज को यथार्थ रूप में देखना, वास्तविक रूप में देखना। यानी कि यथार्थ का मतलब क्या होता है? कि जो वास्तव में हुआ हो, या बिल्कुल ठीक हो, या जैसे का तैसा, यानी कि जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही, जिसमें किसी प्रकार का बनावटीपन ना हो, छुपाव ना हो किसी भी चीज का, उसको यथार्थ कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, और शब्द दिया गया हम लोगों को देवता। ऑप्शन है मधुमती, सेकंड है देवेंद्र, थर्ड है इंदु, फोर्थ है अमर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द।
भाई देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए अमर होता है, देव होता है, और गीर्वाण होता है, सुर होता है, और आपका निर्जर होता है, आदित्य, विबुध, ये सब क्या है? देवता के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है मधुमती, न तो मधुमती होगा, ना ही देवेंद्र होगा, इंदु भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमर, ये देवता का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, और शब्द दिया है रात्रि। ऑप्शन है जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, वो दिया गया है वसन, निशा, हेम, अंबर, ठीक है। और रात्रि का आप लोग जानते हो कि जो पर्यायवाची शब्द होगा रैन होता है, और रजनी होता है, निशा है, यामिनी है, तमी है, निशी है, त्रियामा है, विभावरी है। ये सब क्या है? सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि अंबर तो आकाश का हो जाएगा, हेम हो नहीं सकता है, बसन भी हो नहीं सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निशा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, और शब्द दिया गया है चांद। ऑप्शन है सुधांशु, अनिल, दिनेश, भास्कर। देखिए चांद के पर्यायवाची क्या होते हैं? चंद्र होता है, शशि होता है, रजनीश है, हिमांशु है, सुधांशु है, मयंक है, शशांक है ना? क्यों? अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। और अनिल आप लोग जानते हो कि अनिल जो शब्द पर्यायवाची है वो किसका है? वो हवा का है। दिनेश, दिनेश किसका है? रवि का या सूर्य का। भास्कर, भास्कर किसका है? सूर्य का। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। चंद्रमा, भाई चंद्रमा के और समान अर्थ निकालोगे तो देखिए ऑप्शन दिया है चांदनी, शशि, कौमुदी, चंद्र का। और चंद्रमा का समान अर्थ देने वाले शब्दों में और देखोगे जैसे कि आप लोगों का हो जाएगा शशि, हिमकर, राकेश है, रजनीश है, हिमांशु है, मयंक है, विदु है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शशि। और जैसे चांदनी दिया हुआ है, चांदनी, और ये कौमुदी, और ये चंद्र का, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ए, सी और डी, ये किसके समान अर्थ वाले शब्द हैं? तो याद रखिएगा ये ज्योत्सना के। किसके? ज्योत्सना के। ये सभी ज्योत्सना के सभी समान अर्थ हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है तालाब का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है तड़ाग, आकाश, पानी और कातार। तालाब के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग जानते हो कि सरोवर है, जलाशय है, सर है, पुष्कर है, या पोखरा कह सकते हो, जलवान कह सकते हो, तड़ाग ताल कह सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तड़ाग। क्या? तड़ाग। और जो तीन शब्द हैं जैसे कि आकाश, इसका गगन हो जाएगा। पानी है, पानी का क्या हो जाएगा? नीर। क्या हो जाएगा? नीर। कातार का क्या हो जाएगा? कातार का हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। कांतार होगा, ठीक है, कांतार का जंगल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तड़ाग। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी किसकी नहीं है? तो संस्कृत, मराठी, तमिल और हिंदी। तो आप लोग जानते हो कि जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो तमिल भाषा है इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? एलत्तू। कौन सी? एलत्तू। इसकी लिपि तमिल भाषा की एलत्तू है। और लेकिन जो संस्कृत है, मराठी है और हिंदी है, इन तीनों की क्या है? देवनागरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तमिल भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची, तो प्रसून के और शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द देखोगे तो जैसे कि पुष्प है, फूल है, कुसुम है, या सुमन मंजरी है। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमन आ गया इसमें। ठीक है, और जैसे आपका सरोज है, सरोज का क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा, जलज, या सतदल हो जाएगा। और जो अंबुज है, अंबुज का हो जाएगा पंकज नीरज, पंकज नीरज। और जो मधु है, मधु का क्या हो जाएगा, शहद, शहद, पराग, पराग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सुमन। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग अ एवं ब से समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। तो इधर पीयूष है, विजय है, पुंडरीक है और मकरध्वज है। ठीक है, क्या है, मकरध्वज, इसको ठीक कर लीजिएगा, मकरध्वज, मकरध्वज। और इधर क्या है, मनमय और सोम, तामरस और कानन। ये हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है। तो याद रखिएगा जो पीयूष दिया गया है, अब पीयूष के समानार्थी शब्द आप लोग जानते हो कि जो अमृत होता है उसका पीयूष होता है, अमीय होता है, शुदा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमृत का क्या होगा, पीयूष, पीयूष का अमृत है, अमीय है, शुदा है। ठीक है, सोम है, तो इसका पहले का मैच करेगा हमारा थर्ड से, सॉरी सेकंड से, सोम से। वन, याद रखिएगा, विपिन, कानन, जो विजय है, अगर इसको देखोगे जो विजय है, इस विपिन का देखोगे, ठीक कर लीजिएगा इसको, विपिन, यहां विपिन होगा। विपिन का क्या होता है, तो विपिन का वही होता है जैसे कि वन हो गया, कानन हो गया, अरण्य हो गया, कांतार है, जंगल है। तो इसका मैच करेगा अपना जो है फोर्थ वाले से, कानन से। और पुंडरीक का, पुंडरीक कमल है, और हम कह सकते हैं कि पंकज, नीरज, सरोज, नलिन। ठीक है, तो पुंडरीक का ताम्रस से। और मकरध्वज मनमय है, कामदेव है, मनोज है, मार है, अनंग है, इत्यादि कह सकते हो। तो इसका मैच करेगा ऑप्शन नंबर इससे। तो कूट बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये 4, 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनो। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द का, तो यहां करिए आप लोग जो है सौदामिनी। सौदामिनी शब्द का हम लोगों को पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन दिया है दारा, विद्युत, गंगोत्री और व्यापारी। ठीक है, सौदामिनी, भाई सौदामिनी का पर्यायवाची आप लोग जानते हो कि देखो जो लाइट, जो बिजली होती है वो इसके पर्यायवाची है। बिजली हो गया, विद्युत है, और चंचला है, चपला है, दामिनी है, कौंदा है, ये सब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दारा की बात करोगे, जो दारा है या गंगोत्री है, गंगोत्री तो आप लोग जानते हो, गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवापगा। व्यापारी के पर्यायवाची देख लो, व्यवसायी हो गया, सौदागर हो गया, आपड़िक हो गया। ठीक। दारा, दारा का क्या मतलब होता है भाई? दारा कहते हैं किसी चीज को, जैसे कि एक अर्थ में निकाल सकते हैं हम दारा को, जो है जैसे कि एक दबा हुआ है ना, तो इसका कोई महत्व नहीं है शब्द का, लेकिन विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और उसके विद्युत के मैंने आप लोगों को बता ही दिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये दिया गया है, पर पक्षी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो द्विज, शैल, अंशु, हर्षा। ठीक है, तो पक्षी का आप लोग जानते पर्यायवाची द्विज है, खग है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, पखेरु कह सकते हो, चिड़िया कह सकते हो, नभचर कह सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विज। ठीक है, पक्षी का जो पर्यायवाची होगा वो द्विज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 तक निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो 21 में दिया है इसने, 21 में दिया है नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत और परिषद, है ना। तो यहां हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। और अशुद्ध वर्तनी को हम लोगों को चिन्हित करना है। क्या करना है? चिन्हित करना है अशुद्ध वर्तनी को। देखिए, पहला है नियुक्त, और देखो यहां अंतर्गत। सही शब्द क्या है? इधर जो इसने अंतर्गत जो लिखा हुआ है, ये वाला अंतर्गत। देखो नियुक्त तो बिल्कुल ठीक है, जो नियुक्त है बिल्कुल ठीक है, सर्वेक्षण भी ठीक है, परिषद भी ठीक है ना। लेकिन जो अंतर्गत लिखा गया है, क्या लिखा गया है? अंतर्गत। इस अंतर्गत को ऐसे न करके आप लोग ऐसे कर लीजिए, अंतर्गत। तो ये शब्द अपना जो है अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है अंतर्गत। क्या होता है? अंतर्गत होता है, ये शुद्ध रूप होता है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। इस पेपर को इसमें करेक्शन कराने के बाद में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये फॉन्ट की मिस्टेक से हो गया थोड़ा सा। सेकंड है प्रतिज्ञा, व्यय, उत्थान और प्रश्न। यहां इसको ऐसे इस पर मात्रा लगाइए। ठीक है, तो व्यय ठीक है बिल्कुल, और प्रतिज्ञा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है। यानी कि प्रतिज्ञा का मतलब होता है कुछ करने के लिए या कुछ न करने के संबंध में पक्का निश्चय ले लेना, शपथ ले लेना, सौगंध ले लेना, वो होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, आगे है अग्नि, और ये है उज्ज्वल, और ये है स्वच्छंद, और इसके बाद है इष्ट। क्या है? इष्ट। ठीक है, इष्ट, इष्ट षटकोण वाला सा। अग्नि, उज्ज्वल, स्वच्छंद और इष्ट। तो यहां देखिए कि अग्नि भी ठीक है, स्वच्छंद भी ठीक है, स्वच्छंद भी ठीक है,
और इष्ट ये भी ठीक है, लेकिन उज्ज्वल जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उज्ज्वल लिखा जाता है ऐसे, उज्ज्वल का जो सही वर्तनी है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा है पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन, अभयारण्य। ठीक है, पुनरागमन और अभयारण्य। अभयारण्य, इसको ठीक कर लीजिए। तो यहां जो गलत होगा, जो अशुद्ध शब्द होगा वो कौन सा होगा? वो होगा पुनरावलोकन, क्योंकि पुनरावलोकन नहीं होता है, वो होता है पुनरावलोकन। क्या होता है? पुनरावलोकन। पुनरावलोकन होता है। और पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? दोहराना किसी चीज को, यानी कि कोई किया हुआ कार्य है उसको फिर से देखना या दोबारा से करना, यानी कि पहले देखी गई चीज को दोबारा से देखना, उसको पुनरावलोकन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है महत्व, और ये भी है शब्द महत्त्व है, महत्त्व है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महत्व ये सही शब्द है बिल्कुल, क्योंकि महत्व का मतलब क्या होता है? महान होने की अवस्था, महत्वता या गुरुता, बड़प्पन कह सकते हो, बड़ाई कह सकते हो, या सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हो, या अधिक आवश्यक भी होना कह सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्देश दिया है इसने कि प्रश्न संख्या 26 से 30 तक वाक्यों को पढ़कर उस खंड का चयन करो जो व्याकरण अथवा ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। यदि सभी त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो इसने दिया है पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए जो वाक्यांश दिया गया है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि अनिवार्य शब्दों का जो चयन किया गया है उसके साथ ही व्याकरण का प्रयोग शुद्ध किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, सही है बिल्कुल। अगला है कि वह मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और कोई दृष्टि नहीं। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि जो वाक्यांश दिया गया है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जो अनिवार्य शब्द है इनका सही तरीके से कलेक्शन किया गया है, सही तरीके से चयन किया गया है, और व्याकरण का जो यूज किया गया है, जो प्रयोग किया गया है वो भी इसमें शुद्ध किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठ कर चले जाओ और कोई त्रुटि नहीं, इसमें है भाई वाक्य में देखोगे परस्पर, यहां अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है अपना जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा 27 में, क्योंकि इसमें मिस्टेक तो है, ये रहा परस्पर वाला। और एक दूसरा, भाई परस्पर और एक दूसरे शब्द एक साथ यूज नहीं हो सकते ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। एक ही शब्द आएगा यहाँ पे जो है, यानी कि सही वाक्य में वे ऐसे कह सकते हैं हम लोग जो कि वे मित्र होकर भी एक दूसरे के या एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह मित्र होकर भी परस्पर, ऐसे तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही शब्द आएगा, वो आएगा एक दूसरे को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। और नेक्स्ट है कि जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ और कोई त्रुटि नहीं। यहां देखिए इस वाक्य में जो दिया गया है कि चले जाओ, इसकी जगह आएगा चले जाना। क्यों आएगा? क्योंकि जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, चले जाओ नहीं, चले जाना। ठीक है ना, क्या आएगा? चले जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहां पे मैं और सॉरी यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां जो शब्द दिया गया है यद्यपि, भाई यद्यपि क्या है कि अवयव के साथ यहां पे तथापि जो आप लोगों का क्या होता, अवयव जो होता उसका प्रयोग होना चाहिए। तो यहां क्या शब्द हो जाएगा कि यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि यद्यपि अवयव के साथ में क्या शब्द प्रयोग होता है, तथापि अवयव प्रयोग होता है बाबू। तो यहां परंतु नहीं आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं। संध्या काल यानी कि संध्या काल में काल का मतलब क्या है, समय, टाइम से है, यानी कि संध्या काल या संध्या के समय में से कोई एक शब्द आएगा। तो अगर इसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, सही इसका उच्चारण करें, तो हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा मित्र संध्या काल उससे मिलने जाएंगे। संध्या काल उससे मिलने जाएंगे, यानी कि समय नहीं आएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संध्या काल के समय, यानी कि ये इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित से कम मूल्य लगाना, उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। उचित से कम मूल्य लगाना यानी कि अवमूल्यन, सीधी सी बात है, क्या होगा अवमूल्यन। और अधिक मूल्य लगाना तो क्या हो जाएगा अधिमूल्यन। और किसी वस्तु का मूल्यांकन तो वो हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मर्माहित, मर्माहित, मर्माहित और मर्माहूत। ये फॉन्ट की वजह से थोड़ा सा कीबोर्ड प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए बीच में कुछ शब्द हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। इनके ऑप्शंस में इधर बना देता हूँ आप लोगों के लिए दोबारा। इसको कर लीजिए आप लोग मर्माहित, ऑप्शन बी कर लीजिए आप लोग जो है मर्माहत, मर्माहत, और ऑप्शन सी कर लीजिए आप लोग जो है मर्माहूत, मर्माहूत, और ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए आप लोग मर्माहूत, हूत। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो यानी कि मर्माहत, क्या हो जाएगा मर्माहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्माहत। और यही मर्म को समझने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्म को समझने वाले को मर्माहित कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्माहित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसकी, मोक्ष की कामना करने वाला। तो मोक्षकामी, मौकितक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। देखिए मोक्ष की कामना करने वाला कौन होता है, मुमुक्षु होता है। कौन होता है, मुमुक्षु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मुक्ति के लिए प्रयास करने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मौक्तिक। क्या कहते हैं, मौक्तिक कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसको मोक्षकामी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोक्षकामी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जितेंद्रिय उसको कहा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय।
क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। किसको? देवताओं के राजाओं को, देवताओं का राजा इंद्र कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला क्या कहता है? इंद्रियाधिपति कहलाता है। और जितेंद्रिय ये तो शब्द ही गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता हो, जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है, जो चुप रहता है। देखिए जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और जो जल्दी चलता है ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं दुतगामी। क्या कहते हैं? दुतगामी कहते हैं। जिसकी चाल ठीक ना हो उसको वक्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रीय कहते हैं, जिसकी चाल ठीक ना हो। जो चुप रहता हो उसको क्या कहते हैं? उसको मूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि जिसमें कोई भी काम का अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, तो दूरदर्शी, कार्यपालक, दक्ष, प्रशिक्षु। तो जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो उसको कहते हैं दक्ष, कि किसी कार्य में वो दक्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए दूरदर्शी किसको कहते हैं? कि जो दूर की सोचने वाला हो। जो कार्यपालक है, कार्यपालक किसको कहते हैं? वो दिए गए कार्य का पालन करने वाला हो। प्रशिक्षु किसको कहते हैं? प्रशिक्षण लेने वाला जो होता है उसको प्रशिक्षु कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर दक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुराल का तत्सम शब्द है। ससुरालय, सासुरो, पीहर, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, ससुराल का तत्सम शब्द होगा ससुरालय। क्या होगा? ससुरालय। ससुर या ससुर का घर, पति या पत्नी की माता पिता का घर। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ससुरालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत धावन का तद्भव शब्द है। दंत धावन का क्या होगा? तो आप लोग जानते हो दंत धावन तो भैया देखो टक क्लीनर, ब्रश, दातुन, दांत, तो ये तो कोई है ही नहीं। इसमें से दातुन जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नीम है, बबूल है, इन सब पेड़ों की जो टहनी है, जो शाखाएं होती हैं जिनसे दांत साफ किए जाते हैं उनको दातुन कहते हैं या फिर दंत धावन कहते हैं। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दातुन हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देव, पंख, अक्षर, बच्चा। तो अर्ध तत्सम शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर। जिसका तत्सम शब्द अगर निकालोगे तो वो क्या होगा? वो अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका हम क्या निकालें? अगर हम इसका जो है तत्सम निकालें तो तत्सम निकल जाएगा अक्षर। क्या निकलेगा? अक्षर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो चूर्ण, चैत, चंद्र और चंचू। देखिए चैत तद्भव शब्द है और चैत का तत्सम रूप देखोगे तो वो होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। और तीनों की बात करोगे, चूर्ण, चंचू और चंद्र, तो ये तत्सम शब्द हैं। और इनका तद्भव रूप देखोगे तो चूर्ण का क्या होता है? चूरन। क्या होता है? चूरन होता है। चंचू का क्या होता है? चोंच होता है, चोंच। और चंद्र का क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैत्र। आगे है अनमना शब्द का तद्भव, उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। जो उन्मना शब्द है इसका तद्भव हम लोगों को बताना है। किसका? उन्मुना शब्द का। तो उन्मुना का होता है अनमना, यानी कि अन्यमनस्क, उदासीन, यानी कि बेमन का, बेपरवाह, सुस्त कह सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला शब्द है कि गोधूम शब्द है कैसा, देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है। तो गोधूम जो है वो क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव निकालोगे तो इसका तद्भव होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं होता है। ठीक है, गेहूं। गेहूं क्या एक अनाज है जिसके आटे की रोटी बनाती है, जिसके आटे की रोटी बनती है, एक पौधा है। ठीक है, तो गोधूम का मतलब क्या हो गया, ये हमारा तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा, जंजीर, संध्या, श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो सांकल है, सांकल शब्द क्या है, तत्सम रूप है ये, और इसका तत्सम रूप देखोगे तो वो होगा श्रृंखला। क्या होगा, श्रृंखला। सांकल का श्रृंखला हो जाएगा तत्सम। जंजीर, इसका क्या है, समानार्थी शब्द है। जंजीर लिखा हुआ है ये समानार्थी शब्द है। और संध्या का मतलब आप लोग जानते हो सांझ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता, मामा, मत्सक और मातुल। तो मामा शब्द का तत्सम रूप देखिए, मातुल होता है। क्या होता है, मातुल होता है। मामा शब्द का तत्सम रूप देखोगे तो मातुल होता है। ठीक है, और ये जो मुक्ता है इसको कहते हैं माता का भाई। ठीक, मातुल, मातुल। और देखिए एक चीज और, यहां जो तीनों शब्द दिए गए हैं, मुक्ता, मत्सक और मातुल, ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द हैं। और हमें तद्भव शब्द निकालना है, तो मामा क्या है, तद्भव है, और तद्भव में मामा का तत्सम निकालेंगे तो मातुल निकल करके आएगा। मातुल का मतलब होता है मामा का भाई, माता का भाई, या एक प्रकार का धान भी कह सकते हो। सांप भी होता है, धतूरा भी होता है। ठीक है, और जो तीनों शब्द हैं मुक्ता, मत्सक और मातुल, ये क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन हमें चयन करना है तद्भव का। तद्भव है केवल मामा, और तद्भव का मामा का अगर तत्सम निकालोगे तो वो मातुल निकल करके आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकवा का तत्सम शब्द है चक्रवात, चक्रवाक, चक्षु और इनमें से कोई नहीं। तो जो चक्रवाक है, चकवा का चक्रवाक ये तत्सम है, क्योंकि एक जल पक्षी है जिसके विषय में प्रसिद्ध बात भी है कि रात को अपने जोड़े से दूर हो जाता है। ये अपने मतलब इसका जो जोड़ा होगा, जो पार्टनर होगा, इससे दूर हो जाता है जो चकवा जो है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पक्षी है, ये पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 46वें क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों से ये जो है कि चणक का तद्भव शब्द है खीर, खपरा, चना और पलंग। तो याद रखिएगा, चणक कहते हैं एक छोटे पौधे को जिसका बीज या दाल के रूप में उपयोग किया जाता हो। चना जैसे कह सकते हैं हम लोग, जो है चना। ऑप्शन नंबर सी, एक अनाज के रूप में है, बीज के रूप में, दाल के रूप में। क्योंकि खीर हो नहीं सकता है, खपरा हम ले नहीं सकते हैं, पलंग हो ही नहीं सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चना। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलसी, अलस, आलसीपन और आलस। देखिए आलस जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक तरीके से उत्साहहीनता या एक शिथिलता जो बहुत समय तक जागते रहने पर, बहुत अधिक परिश्रम करने पर, या कह सकते हो किसी प्रकार के कुछ और कारणों से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग आलस कहते हैं। तो आलस्य का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आलस। क्या बनेगा, आलस। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, और ये क्या है, और भयभीत और ये निभिरंक, इसको ठीक कर लीजिए।
भयभीत और ये निर्भीक, भय, भीरु। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। विशेषण भाई भयभीत ये तो विशेषण हो जाएगा, निर्भीक भी हो जाएगा, भीरु भी हो जाएगा, लेकिन ये जो दिया हुआ है भय, ये नहीं होगा। भय का मतलब क्या? डर, खौफ, खतरा, डरना किसी से, है ना। तो ये विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य से कौन कौन से हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी, बड़ा घर, छोटा आदमी और ये आपका जो है नीला वस्त्र, इनमें विशेष्य कौन कौन से हैं? तीनों शब्द हैं अलग अलग, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इनमें विशेष्य कौन कौन से हैं वो हम लोगों को बताने हैं। देखिए घर, इसमें दिया है नीला छोटा, बड़ा छोटा और छोटा नीला, और इधर है घर, आदमी और वस्त्र। तो देखिए घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है? विशेष्य हैं। भाई विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे बड़ा घर, या बड़ा घर में घर जो है वो क्या है? संज्ञा, और बड़ा क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर, आदमी और वस्त्र। ठीक है, घर, आदमी और वस्त्र ये क्या है? ये विशेष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा? नाटककार, नट, नाटकीय और नाटकीयता। तो याद रखिएगा नाटक में जो विशेषण बनेगा वो बनेगा नाटकीय। क्या बनेगा? नाटकीय, यानी कि नाटक संबंधी, है ना, नटों की तरह नाटक संबंधी हम इसको कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द विशेषण है? होली, बहन, व्यक्ति और काला। तो काला शब्द क्या है? यहाँ पे विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो व्यक्ति और बहन ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। होली क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, क्रिया और विशेषण। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं? भाई जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था इन सब का बोध हो तो उनको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है। प्रेम क्या है? भाई एक भाव ही तो है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुमान का विशेषण होगा? अनुमानित, अनुमति, अनुमानक, अनामित। तो याद रखिएगा अनुमान का जो विशेषण होगा, भाई अनुमान क्या है? अनुमान है एक तरीके से भाववाचक संज्ञा, और इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? अनुमानित। क्या हो जाएगा? अनुमानित। क्योंकि अनुमान का मतलब क्या होता है? अंदाज या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। देखिए ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण अगर देखोगे तो देखो परिमाणवाचक निकल करके आएगा, क्योंकि जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण किसी वस्तु की मात्रा हो, कोई नाप हो या कोई तौल हो उसको बताते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध हो गया या 1 लीटर पानी हो गया, 1 किलो गेहूं हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं, क्वांटिटी वाली चीज़ें सभी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और उपमान। तो याद रखिए वो वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए,
और वह जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाए, जैसे कि उसका मुख जो है कमल के समान है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, उसमें हम लोग कहेंगे कि उपमान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपमान कहलाते हैं। ठीक है, उपमान कहलाते हैं, जो किसी की क्या बताते हैं, किसी वस्तु के साथ में तुलना जब करते हैं तो वहां पे उपमान किया जाता है, उपमान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है वो विशेषण के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो देखिए, जो विशेषण शब्द जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार की बात कर लो, प्रकार की बात कर लो, गुण हैं, दोष हैं, रंग रूप, स्वभाव, इन सब का बोध कराएं तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, लाल कार है। क्या है? लाल कार है, गुण बताया जा रहा है। प्राचीन क्या है? गुण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास समझिए कि पुरानी कार है। क्या है? पुरानी कार है। या मेरे पास पुराना धन है, तो पुराना क्या है? प्राचीन धन है, तो यानी कि ये गुण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल और इनमें से कोई नहीं। देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए जो सही शब्द होगा वो होगा समयानुकूल। क्या होगा? समयानुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि जो लिखा हुआ है अनुकूल ऑप्शन नंबर ए में, ये है कि मेल खाने वाला, उसको अनुकूल कहते हैं। जो अनुकूल ना हो उसको प्रतिकूल कहते हैं। तो ये तो अपने होंगे ही नहीं आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है? साप्ताहिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका और मासिक पत्रिका। तो आप लोग जानते हो कि 15 दिन में एक बार छपने वाली जो पत्रिका है उसको पाक्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। साप्ताहिक को आप लोग जानते हो सप्ताह में एक बार छपने वाली पत्रिका, महीना में जो छपेगी एक बार उसको मासिक कहेंगे, और वर्ष में जो छपेगी एक बार उसको वार्षिक कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख और अज्ञ। थोड़ा जानने वाला उसको कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। और ना समझो की तरह व्यवहार करने वाला हो उसको मूर्ख कहते हैं। जो किसी भी चीज को ना समझता हो उसको मूर्ख कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न में भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न में भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, आतंक और अत्याचार। तो देखिए, बलवान जो होगा उसके अन्याय से जो भय उत्पन्न होगा उससे कहते हैं आतंक। आतंक क्या कहते हैं? आतंक। और जैसे मान चलिए अनिष्ट हो रहा है या क्षति है, उसका कोई भय बना हुआ है तो उसको कहते हैं त्रास। क्या कहते हैं? त्रास कहते हैं। और क्रूरता कोई करे तो उससे जो कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो उसको आतंक ही कहेंगे हम लोग जो है। बलपूर्वक मान लीजिए कोई कष्ट दिया जा रहा है तो उस कृत्य को हम लोग कहेंगे अत्याचार। तो राइट आंसर होगा इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे आरओ एआरओ के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र एक के लिए जो 60 प्रश्न थे, ये आज कंप्लीट हुए। और इसका जो पीडीएफ पेपर है वो आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ में एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा, या जो आप लोगों को ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न सभी क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हम लोग जो है 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए करेंगे, 10 ही हम लोग सामान्य अध्ययन के लिए करेंगे। उसी के साथ ही विगत वर्षों में हम लोग 2010 से लेकर के और 2023 तक जो पेपर हुए उनको भी हम लोग एक्सप्लेन के साथ में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, जो सेकंड पेपर रहेगा अपना उसके साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।